आप सबको ये स्क्रीन दिख रही है ग्रेट गुड मॉर्निंग वाली? यस सर। लेक्चर नंबर 2 आज का लेक्चर जो मैं कह रहा हूँ, दिस इज लेक्चर नंबर 2। इन द लास्ट लेक्चर सैटरडे जो मैंने दिया था उसको लेक्चर नंबर 1 बोलूंगा मैं, इन रिगार्ड टू कॉर्पोरेट इशूअर्स, इन रिगार्ड टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। दिस इज लेक्चर नंबर 2 and in this lecture we are doing for CFA level 1 and that too for corporate issuers and that too for corporate finance. I can name it as corporate issuers or corporate finance. हम जो भी बातें अब डिस्कस करेंगे इन CFA level 1 in all 10 subjects, we will read it from the point of view of corporate entity. हम corporate entity के point of view से पढ़ने वाले हैं. And we have discussed in the last lecture that what I mean by corporate entity. आज कुछ बातें मैं शेयर करना चाहता हूं जो मैंने स्लाइड प्रिपेयर की. पहला ये बता रहा हूं that firstly you have to prepare hand written notes. आप जितने मर्जी YouTube लेक्चर्स देख लें, बाकी सब करा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, नोट्स में मार्किंग कर रहे हैं, आपको हैंड रिटन नोट्स नहीं बता रहे. तो मैं चाहता हूं कि आप हैंड रिटन करें बिकॉज उससे ज्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी. स्क्वाइजर, उसके बाद सीधा एमसीक्यूज में आ जाए. करिकुलम के मैं आज आपको क्वेश्चन शेयर करूंगा. बुक्स हैं, टू बुक्स डायरेक्टली उसमें क्वेश्चन आंसर ही दिए हुए हैं, उसको शेयर करेंगे. कैंडिडेट की रिसोर्सेज और लास्ट पॉइंट है आपका पैशन. आप उस चीज को कितने ईमानदारी से पाना चाहते हैं. आज भी अभी कुछ नए बच्चे आ गए, कुछ ने ज्वाइन किया, कुछ अभी कर रहे हैं. सवाल आता है कि आप कितने पागल हैं, पैशन कितनी इंतजार है उस CFA के लिए. वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जी. रीजन हम सबके पास हैं, आज ये हो गया, आज ऐसा था, वो है, ये लाइफ लॉन्ग चलती रहनी है. सो लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी and table chair में बैठ के पढ़ेंगे. lecture number 2 table chair. And in the last lecture I have told you that in this reading I will be doing with 3 learning outcomes. The first is, पहली रीडिंग हम कर रहे हैं corporate issuers की, corporate finance की, and the first is business structure which we have already completed in the last. थोड़ा सा भी हल्का सा बताना है. फर्स्ट तो लर्निंग आउटकम A बता दिया था मैंने लास्ट लेक्चर में. लर्निंग आउटकम नंबर B भी स्टार्ट कर दिया था. दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट टेस्टेबल एरिया फॉर एग्जामिनेशन. एंड द थर्ड इज इक्विटी. व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इक्विटी ऑफ कैपिटल. एंड आई थिंक ये लास्ट लेक्चर में जिन बच्चों ने लास्ट वीक किया था, आज जो बच्चे नए आए हैं, बड़े सारे बच्चे अभी भी नए आए हैं, अभी ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने लास्ट लेक्चर में ये कॉर्पोरेट इश्यूज के ऊपर इस सब्जेक्ट के रिलेटेड हमने एक डायग्राम बनाया था. We have discussed what is the meaning of corporate and what are the 3 questions. And the first question is what are the business structures. Second is what I mean by corporate governance. And the third is what are the different types of corporate decisions. And for that we have to take 3 answers. In the last lecture we started with the corporate business structures. मैंने आपको बताया था sole proprietorship firm, individual, general partnership, limited liability partnership, और भी होती होंगी. But हमें as per CFA USA समझना है that there are 4 structures. As per CFA level 1, there are 4 structures: sole proprietorship firm, general partnership, limited liability partnership, and corporate entity. और सबसे important जो है ना जी, जो सबसे important है वो corporate entity है. मैं आपको बताऊं, सबसे important जो है वो corporate entity है. Corporate entity, corporation, a corporation. It is also named as a limited company or I will say it as a corporate entity. अब ये जो corporate entity है, we have already discussed, it has some special features. आपने already ये features लिखे थे. मैंने just ऐसे क्योंकि आज नए बच्चों ने आना था, क्योंकि काफी सारे बच्चे अब ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैंने कहा ये features हम लिखते हैं. Features of corporate entity. पहला feature है, it is a separate legal entity. Second is they have a limited liability. इक्विटी के होल्डर्स की, डेट होल्डर्स की लिमिटेड लायबिलिटी होती है. मतलब कल कंपनी का दिवालिया निकल गया, फॉर एग्जांपल किंगफिशर एयरलाइंस. नाम सुना है किंगफिशर एयरलाइंस हमने? यस सर. सत्यम कंप्यूटर्स का नाम सुना है? यस सर. लेमन ब्रदर्स? यस सर. एनरॉन? ऑल दीज आर फाइनेंशियल फ्रॉड्स. तो अगर एक कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है तो फॉर हाउ मच अमाउंट द शेयर होल्डर्स विल बी लायबल? दे विल बी ओनली लायबल अप टू द अमाउंट व्हिच इज पेड अप, जो उनकी शेयर कैपिटल है, बस. तो मैंने लिखा लिमिटेड. ओनर अपॉइंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स and board of directors appoint key managerial personnel. We have already seen in the last lecture.
बोलो हाँ या ना, ये तो बता दो, यहां तक देखा था या नहीं? यस सर। यस सर। आगे मैं आया था एजेंसी इशू में, ये बड़ा टेस्टेबल एरिया है, हाउ एजेंसी इश्यूज देयर, उसको डिस्कस करेंगे। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट आर द टू सोर्सेज ऑफ कैपिटल, वन इज इक्विटी एंड सेकंड इज बोरोस, अपने घर के पैसे, बाहर के पैसे। इक्विटी, कॉमन स्टॉक, प्रेफर्ड स्टॉक इस घर के पैसे, डेट, लोन, बॉन्ड, डिबेंचर, बाहर के पैसे। And then we have discussed with that corporates can be divided into two parts. One is profitable and second is non-profitable. अब नॉन प्रॉफिटेबल में एक बड़ा टेस्टेबल एरिया है, नो डाउट उनका ऑब्जेक्टिव नॉन प्रॉफिटेबल है, तो क्या वो प्रॉफिट फिर भी अर्न कर सकते हैं? यस, अर्न कर सकते हैं, बट दैट प्रॉफिट इज टू बी फ्लो बैक। मतलब नॉन प्रॉफिटेबल एंटिटी का भी प्रॉफिट हो सकता है, मैं ये कहना चाह रहा हूं, नॉन प्रॉफिटेबल का भी they can have profits, मैं ये बोलना चाह रहा हूं। ठीक है सर, प्रॉफिट को दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, पब्लिक एंड प्राइवेट। अभी कौन कौन से बच्चों ने ज्वाइन किया लेटेस्ट, अभी जो पीछे 3-4 बच्चों ने ज्वाइन किया, नाम बताएंगे प्लीज। अभी अभी जिन्होंने ज्वाइन किया लास्ट 2-3-4 मिनट में। प्रॉफिट कॉर्पोरेशंस में आई हैव सीन कि एक तो पब्लिक होती है और एक प्राइवेट होती है, पब्लिक एंड प्राइवेट। तो लास्ट लेक्चर में यहीं पे हम खड़े थे कि पब्लिक और प्राइवेट का डिफरेंस क्या है, और डबल टैक्सेशन मैंने बता दिया था। मैं आ गया थी लर्निंग आउटकम नंबर बी। सभी ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, एंड आफ्टर दैट आई विल बी डूइंग, आज ही हम करिकुलम के क्वेश्चंस करेंगे, आज ही स्क्वायर भी कंप्लीट कर देंगे, आज ये चैप्टर खत्म कर देना है। एंड नेक्स्ट लर्निंग आउटकम इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट, जो आपने मुझे बताया भी था। पब्लिक का मतलब क्या होता है? इट मींस जो कंपनी ने पब्लिक में नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर दिए, आईपीओ लेकर आ गई है, इनिशियल पब्लिक ऑफर कर दिया है, अंडरराइटर्स के थ्रू, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के थ्रू उन्होंने क्या किया, दे हैव अलॉटेड द शेयर्स टू द पब्लिक एंड दे हैव रेज्ड द मनी। इट मींस अगर आप ऐसा करते हैं तो एज पर यूएसए you will be regarded as a public company. You will be listed in the New York Stock Exchange. मतलब पब्लिक कंपनी में कंडीशन है कि आपका आईपीओ आना चाहिए। अच्छा, आईपीओ आने के लिए हम इक्विटी के चैप्टर में डिस्कस करेंगे और क्या क्या फॉर्मेलिटीज होती है, पहली बात। तो दूसरी बात, उसमें आईपीओ लाने के लिए देयर आर सो मेनी फॉर्मेलिटीज, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं, अंडरराइटर्स होते हैं। ये आपने लास्ट लेक्चर में लिखा था, पब्लिक के कॉलम में लिखा था इशू शेयर्स विद हेल्प ऑफ अंडरराइटर्स। चेक करिए, कल आपने जो लिखा था, शायद आई थिंक यू हैव नॉट रिटन अंडरराइटर्स, प्लीज राइट ऑन अंडरराइटर्स। सब बच्चे लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है जी, ये जो पेपर में आया था। अंडरराइटर्स कौन सा स्टूडेंट बताएगा हु आर अंडरराइटर्स? शुभम आप बता सकते हो हु आर अंडरराइटर्स? शुभम, यस सर। हु आर अंडरराइटर्स? सोचो आप अभी, जी आप बताओ हु आर अंडरराइटर्स? कशिका आप बताओ हु आर अंडरराइटर्स? तो राहत आप बता दो भाई साहब, हु आर अंडरराइटर्स? जल्दी से बताना, बट टाइम बचेगा। सर अंडरराइटर्स वो होते हैं जो जिनको सारे के सारे मतलब शेयर ऑफर करे जाते हैं और वो आगे उनको सेल करते हैं अपने रेट्स पे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वैसे ये पूरा अंडरराइटर का कंसेप्ट हम इक्विटी के चैप्टर में करने वाले हैं अभी, बिकॉज वी आर डूइंग कॉर्पोरेट इश्यूअर्स और इसमें अंडरराइटर आ गया। सपोजिंगली कंपनी इज कमिंग विद द पब्लिक आईपीओ, और आईपीओ में उसको ऐसा लग रहा है कि क्या पता पब्लिक मेरे शेयर सब्सक्राइब ही ना करे, तो मेरा इतना सारा एक्सपेंस हो जाएगा, खराब हो जाएंगे पैसे। तो क्या करते हैं, कुछ अंडरराइटर्स को, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को, बड़े बड़े कंपनीज को हायर कर लेते हैं, और वो एग्रीमेंट करता है अंडरराइटर कि इफ पब्लिक ने आपके शेयर्स नहीं लिए तो हम बैठ रहे हैं, हम ले लेंगे सारे शेयर्स। इट मींस दे आर गिविंग गारंटी टू द कॉर्पोरेट एंटिटी that if they do not subscribe we will buy the shares,
दैट इज नेम्ड एज अंडरराइटर्स। इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में जब हम इक्विटी करेंगे। ट्रेडेड इन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, डिस्क्लोजर इन 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 SEC। बताइए कौन सा बच्चा बताएगा फुल फॉर्म? राहत आप बताओ फुल फॉर्म क्या है SEC की? सर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमिटी, ओ कमीशन। बहुत बढ़िया। तो 10K 10 फॉर्म ये सारे हमें डिपॉजिट करने होते हैं। फिर हमने प्राइवेट में आ गए थे। प्राइवेट में क्या बोला था मैंने? कैन रेज थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट। कौन सा बच्चा बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट? व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेट प्लेसमेंट? इट मींस व्हेन यू आर इशूइंग शेयर्स प्राइवेटली। आप पब्लिकली नहीं जा रहे, आप शोर नहीं मचा रहे, आप अंडरराइटर्स को अपॉइंट नहीं कर रहे, आप इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को अपॉइंट नहीं कर रहे। मैं फिर रिपीट करता हूं, अंडरराइटर्स के ऊपर बार बार आई एम गिविंग इंपॉर्टेंस। इन पब्लिक कंपनी वी अपॉइंट अंडरराइटर्स, इन प्राइवेट कंपनी वी डू नॉट अपॉइंट अंडरराइटर्स। वी गो प्राइवेटली with some private parties. That is named as a private company as per USA. So you should know what is the difference between that. We have already discussed in the last class. And a public company, you know, this is public, this is public, this is private. Public company has to disclose the results. उसको अपने results बताने पड़ते हैं to Securities Exchange Commission. But प्राइवेट कंपनी को कोई भी अपने रिजल्ट्स नहीं बताने। ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इन्वेस्टर्स हैव शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म हॉरिजन, बट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनीज दे हैव लॉन्ग टर्म हॉरिजन। लेकिन ये जो हरे रंग में लिखा है ना, ये लास्ट क्लास में नहीं बताया था। प्लीज लिखो, इसके ऊपर लिखो इन्वेस्टर्स हैव लॉन्ग टर्म हॉरिजन। प्राइवेट में लिख रहे हैं investors have long term horizon, investors have long term horizon, investors have long term horizon। हरे रंग में जो लिखा है that is important, why it has a long term horizon लिखिए। और कौन सा बच्चा बताएगा? ट्रांसफरिंग ओनरशिप फ्रॉम सेलर टू बायर, ट्रांसफरिंग ओनरशिप ट्रांसफरिंग ओनरशिप। हाँ जी, कौन सा स्टूडेंट बताएगा? प्लीज बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ट्रांसफरिंग ओनरशिप? Transferring ownership from seller to buyer is more difficult in a private company. चलिए जी, मैं बड़े इंपॉर्टेंट आज लेक्चर अब स्टार्ट हो रहा है एक्चुअली। मतलब अभी तक जो बताया था मैंने जस्ट आपको एक क्या कहते हैं गरम, मतलब एक आइडिया देने के लिए बताया था। नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे बताना है इन दिस लर्निंग आउटकम ओनली, व्हाट आर द वेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ। ऐसे कौन से रास्ते हैं with the help of which a private company can become public company? प्राइवेट पब्लिक बन सकती है। शुभम आप बताओगे हाउ अ प्राइवेट कंपनी कैन बिकम अ पब्लिक कंपनी? कुछ आइडिया आ रहा है माइंड में? सर जब पब्लिक कंपनी जब लॉसेस में चली जाती है, उसके बाद अगर कोई प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं वो खरीद लेते हैं तो प्राइवेट हो जाती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और कोई लग रहा है मन में आ रहा है कुछ आपको नवे, आपको समझ आ रहा है कुछ कि प्राइवेट पब्लिक में कैसे बन सकती है? हाउ वी कैन कन्वर्ट प्राइवेट टू पब्लिक? सर वी कैन मेक चेंजेस इन द एमओए एंड एओए। अच्छा ठीक है, एमओए मोए और ओए में चेंज कर दें। और कोई रास्ता? या आईपीओ हम पब्लिक को ऑफर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। अगर ये आईपीओ कर दे, वैसा करते जैसा पब्लिक ने किया, तो ये फिर बन जाएगी पब्लिक। बहुत बढ़िया। और बताइए, बहुत बढ़िया सोच रहे हैं आप सब। इट मींस मेरे को यहाँ पर ये चेक करना है कि हाउ अ प्राइवेट कंपनी कैन बिकम पब्लिक। आपने अभी अभी देखा
कि प्राइवेट कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं और पब्लिक कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द वेज। तो पहला वे तो अभी नवे ने बताया, अभी लिखना नहीं है, अभी लिखना नहीं है भाई साहब। अगर प्राइवेट कंपनी, इफ प्राइवेट कंपनी कम्स विद अ आईपीओ, अगर वो पब्लिक को शेयर्स इशू कर देती है, तो बड़ी सिंपल सी बात है, फर्स्ट वे इज विद हेल्प ऑफ विच दिस कंपनी कैन बिकम पब्लिक, आईपीओ लेकर आ जाए। दूसरा, मान लेते हैं दिस कंपनी, प्राइवेट कंपनी इज बीइंग परचेज्ड, इसको कोई एक्वायर कर लेता है और वो पब्लिक कंपनी एक्वायर कर लेती है, मतलब बड़ी मछली छोटी मछली को बाय कर लेती है, खा जाती है। इट मींस दिस कंपनी बायस, ये बायर है और ये सेलर है, मतलब दिस इज एक्वायर्ड एंड दिस इज एक्वायरिंग। तो इस केस में भी दिस कंपनी कैन बिकम पब्लिक। मैंने अभी दो ही रास्ते बताए, चार पांच रास्ते हैं which we have to discuss that how a private company can become public. Very important for examination point of view. How a private company can become public. अच्छा, थर्ड ये भी हो सकता है, थर्ड ये भी हो सकता है कि ये जो प्राइवेट कंपनी है डायरेक्टली न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के पास जाती है और ये कहती है कि आप प्लीज हमें लिस्ट कर लीजिए, लिस्ट कर लीजिए न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। हम नए शेयर्स इशू नहीं करेंगे, हम आईपीओ में नहीं आ रहे, हम अंडरराइटर्स, वी विल नॉट अपॉइंट अंडरराइटर्स। इट मींस वो प्रोसेस नहीं कर रही, बट डायरेक्टली if a exchange lists that private company, then also this company can become a public company, क्योंकि उसके पास वही फीचर्स आ गए जो पब्लिक के हैं। ये डायरेक्ट, इसको बोलते हैं डायरेक्ट लिस्टिंग। ये बड़े एक्सेप्शनल केसेस है जब होता होगा, लेकिन बिकॉज वी आर डिस्कसिंग तो हमें ये पता होना चाहिए डायरेक्ट लिस्टिंग क्या है। डायरेक्ट लिस्टिंग का मतलब है अगर एक प्राइवेट कंपनी डायरेक्टली विदाउट ऑफरिंग, गिवन ऑफरिंग टू पब्लिक, डायरेक्टली अगर लिस्ट हो जाती है इन दिस, अगर डायरेक्टली लिस्ट हो जाती है इन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, तो आई विल से इट इज नेम्ड एज, नाउ दिस कंपनी, ये जो प्राइवेट कंपनी है अब इसको हम पब्लिक बोलेंगे क्योंकि लिस्टेड हो गई है। इट मींस जितनी भी कंपनीज लिस्टेड हो जाती है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे, अब ये क्वेश्चन आएगा, ऑल आर रिगार्डेड एज पब्लिक कंपनीज। ठीक है सर। लास्ट पॉइंट जो मैंने बताना है वो ये बताना है कि अगर सपोजिंगली मैं, इफ आई वांट टू बाय अ कंपनी, अगर इफ दिस इज अ प्राइवेट कंपनी, ये प्राइवेट है, ये प्राइवेट कंपनी है, ये प्राइवेट है जी। अब इस प्राइवेट कंपनी को बाय करने के लिए हमने क्या किया, एक स्पेसिफिक पब्लिक कंपनी पहले बनाई, स्पेसिफिक पर्पस की एक कंपनी प्रिपेयर की, और इस स्पेसिफिक पब्लिक कंपनी का एक ही ऑब्जेक्टिव था कि दिस कंपनी विल बाय ऑल शेयर्स ऑफ दिस प्राइवेट कंपनी। इट मींस दिस कंपनी विल बी अ होल्डिंग कंपनी and this company will be a subsidiary company. So in this case also, this private company will be क्योंकि उसका अपना वजूद खत्म हो गया, उसकी अपनी आइडेंटिटी खत्म हो गई, तो इस केस में भी हम ये कहेंगे that this is also a way in which private company can become public. पहले लिखेंगे फिर मैं आपसे भी पूछूंगा, सुनूंगा आपसे। अभी एक बात पहले लिखेंगे फिर उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा। आप सब बच्चे लिख रहे हैं, सब कमर सीधी करके अच्छी तरह से लिख रहे हैं। वेज इन विच बड़ा इंपॉर्टेंट है जी एग्जामिनेशन के लिए, मैंने स्टार लगा दिए, 3 स्टार लगा दिए जी। वेज इन विच प्राइवेट कंपनी कैन बी कन्वर्टेड टू पब्लिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए खाली पढ़ते हैं ना तो भूल भी जाएंगे कुछ दिनों के बाद, आप लिख रहे हैं, एग्जाम्पल समझ रहे हैं, आपको ज्यादा देर तक याद रहेगा। तो ऊपर लिख रहे हैं वेज इन विच प्राइवेट कंपनी कैन बी कन्वर्टेड टू पब्लिक। फर्स्ट वे, इनिशियल पब्लिक ऑफर, अगर वो पब्लिक ऑफरिंग करती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग,
with the help of underwriters, with the help of investment bankers. बताइए, पहला तो सबको समझ आ गया. फर्स्ट वे, if that company is coming with an IPO, then I will say that company can be converted from private to public. भैया हाँ या ना तो बोल दो. Yes, sir. Yes, sir. yes sir. Yes, sir. Yes, sir. वे टू लिखो. वे टू, बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है. कोका कोला ने एक स्मॉल कंपनी कैंपा कोला बाय कर ली. कैंपा कोला प्राइवेट थी, कोका कोला इज पब्लिक, तो ये भी अब पब्लिक हो जाएगी. तो लिखिए, इफ इट इज एक्वायर्ड बाय अ पब्लिक कंपनी, मतलब इफ प्राइवेट कंपनी is being purchased, is being acquired by body company, that is public company, then this company will lose its identity and it will be becoming as public. Direct listing कौन सा बच्चा बताएगा? अभी मैंने बोला था डायरेक्ट लिस्टिंग. शुभम, डायरेक्ट लिस्टिंग क्या होती है भाई साहब, बोलो. सर जो डायरेक्ट न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जाके क्या बोलते हैं, कंपनी जो लिस्ट हो जाती है, जो बताया था आपने. ठीक है, लिखो डायरेक्ट लिस्टिंग. अभी मैं और समझाऊंगा डायरेक्ट लिस्टिंग. फोर्थ लिखो, चार रास्ते. स्पेशल पर्पस एक्विजिशन, स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी, SPAC. इसका एक नाम और है, पेपर में आया था, ब्लैंक चेक कंपनी. अभी देखेंगे क्या मीनिंग है ब्लैंक चेक कंपनी का. सब लिख रहे हैं. स्पेशल पर्पस एक्विजिशन, स्पेशल पर्पस एक्विजिशन और ब्लैंक चेक कंपनी, ब्लैंक चेक कंपनी, ब्लैंक चेक कंपनी, ब्लैंक चेक कंपनी. चार वे कौन बताएगा जी बिना देखे? फर्स्ट वे कौन सा है, बोलो भाई. फर्स्ट वे कौन सा है? IPO. IPO, और दूसरा, acquired by public company. तीसरा, Direct listing in New York Stock Exchange. फोर्थ. Special SPAC. purpose acquisition. By a special purpose acquisition company. ठीक है, अब डायरेक्ट लिस्टिंग एक बार और सुन लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने एक अलग से बात बताने की कोशिश की. डायरेक्ट लिस्टिंग का मतलब है, इफ एनी स्टॉक एक्सचेंज, मैं जान के न्यूयॉर्क वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि अमेरिका की बातें हो रही है. इफ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज एग्रीज टू लिस्ट प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी कहती है जी मेरे पास अभी ना 50,000 शेयर्स हैं, 50,000 लोग हैं जो मैंने प्राइवेटली प्लेस किए हैं, मैं कोई नए शेयर इशू नहीं करना चाहती, बस इतने शेयर्स ही हैं, आई एम नॉट गोइंग इन पब्लिक ऑफर, आप प्लीज इसको लिस्ट कर लीजिए. तो अगर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज उतने एग्जिस्टिंग शेयर्स की कंपनी को अपने मेंबर्स में लिस्ट कर लेती है, तो हम कहेंगे डायरेक्ट लिस्टिंग हो गई. अंडरराइटर आए नहीं, क्योंकि अदरवाइज बड़ा कुछ करना पड़ता, तब जाकर होता. तो विदाउट अंडरराइटर्स सब काम हो गया. तो मैं इसको ये बोलूंगा दैट दिस कंपनी विल बी रिगार्डेड एज अ डायरेक्ट कंपनी. डायरेक्ट लिस्टिंग CFA लेवल 1, 23, 24, 25 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है. व्हाट आर द वेज इन विच a private company, what are the ways in which a private company can become public? ठीक है जी, आइए. तो I think this is we have already discussed so many. कुछ नए बच्चों ने ज्वाइन किया है, मैं उनको रिपीट कर दूंगा, लेकिन अभी टाइम हमारा काफी सारा निकल गया. अभी हम पहले यहां तक देख लें. यहां तक लिखा क्या सबने? विदाउट रेजिंग एनी न्यू कैपिटल एज IPO. प्लीज लिखिएगा. डायरेक्ट लिस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. कॉर्पोरेट इश्यूज का चैप्टर कर रहे हैं. सब्जेक्ट, इफ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज एग्रीज टू लिस्ट प्राइवेट कंपनी और एग्जिस्टिंग शेयर्स विदाउट रेजिंग एनी न्यू कैपिटल, तो इसके कुछ बेनिफिट्स हैं. हमें अंडरराइटर्स अपॉइंट नहीं करने, उनको कमीशन पे नहीं करना है, डायरेक्टली हम लिस्ट कर लेंगे. तो डायरेक्ट लिस्टिंग इज अ वे. लास्ट वे जो अभी बताया, स्पेसिफिक पर्पस एक्विजिशन कंपनी.
हम एक कंपनी बनाएंगे, नई कंपनी, वी विल प्रिपेयर अ न्यू कंपनी, वी विल प्रिपेयर अ न्यू कंपनी, वी विल प्रिपेयर अ न्यू कंपनी, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट न्यू कंपनी, उसका एक ही ऑब्जेक्टिव होगा कि हम उस कंपनी, दूसरी जो प्राइवेट कंपनी में, उसको एक्वायर करने वाले। I will use my assets. My objective is I want to acquire that. पहले वो exist नहीं करती थी, अभी बनाई है, अभी prepare की है, उसको acquire करने के लिए. So I will say it is specific purpose acquisition company, or it is named as, देखिए अभी भी testable area था CFA level 1 के लिए, blank check companies, a corporate structure set up to acquire, लिखना है, सबने लिखना है कमर सीधी करके, बिल्कुल टेबल चेयर में बैठ गए। अ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर सेट अप टू एक्वायर अ प्राइवेट कंपनी। मतलब मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव है, जैसे आपका ऑब्जेक्टिव है फर्स्ट अटेम्प्ट में CFA लेवल 1 को क्लियर करना है, मुझे कुछ और दिखता ही नहीं है यार। इस स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी को भी कुछ भी नहीं दिखता, इसका एक ही पर्पस है, अगर वो उस प्राइवेट कंपनी को एक्वायर कर लेगी, बट नेचुरल है इफ दे एक्वायर, एंड दिस इज अ पब्लिक कंपनी। भाई ये वाली कंपनी तो वैसे ही पब्लिक है, इसने शेयर्स ऑलरेडी लिस्ट कराए हुए हैं, तो ऑटोमेटिकली जब वो प्राइवेट कंपनी को बाय करेगी, दैट विल आल्सो बिकम पब्लिक। तो आई थिंक ये सबको समझ आ गया है। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, पता क्या बताने जा रहा हूं, हाउ, व्हाट आर द वेज, लिखेंगे वेज इन विच पब्लिक कंपनी can be converted into private company। सब लिख रहे हैं। CFA लेवल 1 कॉर्पोरेट इशूअर्स का पहला रीडिंग डिस्कस कर रहे हैं, ऑलरेडी 2-3 लेक्चर्स हो चुके हैं, दिस इज 4th और 5th लेक्चर। काफी सारे बच्चे लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। मैं इस समय एक बात बता रहा हूं, व्हाट आर द वेज इन विच पब्लिक कंपनी कैन बिकम प्राइवेट। अभी था प्राइवेट पब्लिक में कैसे आती है, उसके 4 रास्ते थे। अब पब्लिक प्राइवेट में कैसे आती है, इसके 3 रास्ते हैं। देयर आर 3 वेज। एक वे है LBO, इसको डिटेल में सीखेंगे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में, अभी थोड़ा सा बताऊंगा। MBO मतलब, LBO का मतलब क्या है, लिवरेज्ड बायआउट, लिवरेज्ड बायआउट। MBO का मतलब है मैनेजमेंट बायआउट, मैनेजमेंट बायआउट, management buyout, and third is when private buys public, जब प्राइवेट ही पब्लिक को बाय कर लेती है, एक्वायर कर लेती है, एक्वायरिंग, एक्वायर्ड, दिस इज एक्वायर्ड, जिसको कर लिया गया हो। अभी देख लेते हैं, पहले बताओ मैं इस समय क्या डिस्कस कर रहा हूँ, मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ इस समय, क्या बात बोलता जा रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, ये बोलता ही जा रहा हूँ कुछ ना कुछ। व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन सर कि पब्लिक कंपनी को हम प्राइवेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपने कहा कि मैंने स्क्वायर पढ़ा था, आप बताइए आपको क्या लगता है लिवरेज बायआउट क्या होना चाहिए, आप बताओ भाई साहब, क्या मतलब समझ आता है लिवरेज बायआउट का, या किसी का भी बता सकते हो। MBO, चलो LBO बता दो तो MBO तो समझ आ ही जाएगा, बोलो भाई साहब। सर LBO का तो कोई आइडिया नहीं है मेरे को। अच्छा देखो फिर, ये कंपनी है, ये मैंने एक छोटी सी हट बना दी, वैसे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में। अज्यूम करते हैं दिस कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी ने अपने शेयर्स इशू किए हुए प्राइवेटली, प्राइवेट प्लेसमेंट से, और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि अभी इसको मैं अगर इस तरह से अज्यूम करूं कि इफ इट इज अ पब्लिक कंपनी, मैं ऐसा मान के चलता हूं कि दिस इज अ पब्लिक कंपनी, एंड इफ आई से दिस इज अ पब्लिक कंपनी, इट मींस द शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी आर लिस्टेड इन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। बोलो हाँ। यस सर। अब कुछ इन्वेस्टर्स जो है ना, हर्षद मेहता, किसी ने नाम सुना है? यस सर। ठीक है, अमेरिकन, एक अमेरिकन वॉरेन बुफे का नाम सुना किसी ने? यस सर। वॉरेन बुफे जैसे कुछ लोग, बिल गेट्स, वॉरेन बुफे, इनके पास बहुत सारा पैसा है। इन्होंने मिलकर क्या किया,
इसके सारे के सारे शेयर्स बाय कर लिए, ऑल शेयर्स 100% शेयर्स इन्होंने बाय कर लिए। किसके? इस कंपनी के। लेट इट बी एप्पल कंप्यूटर्स, मान लेते हैं ये कंपनी एप्पल कंप्यूटर्स है। एप्पल कंप्यूटर्स के शेयर्स लिस्टेड है, एप्पल कंप्यूटर्स पब्लिक है, एप्पल कंप्यूटर्स के शेयर्स 1 लाख शेयर्स हैं मार्केट में, इन्होंने 1 लाख शेयर्स इशू किए हुए हैं। वॉरेन बुफे ने मिलकर इनके शेयर्स बाय करने शुरू कर दिए न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से, ज्यादा पैसे देकर। मार्केट में रेट चल रहा है $500 का, इन्होंने ऑफर किया हम $700 देंगे, आप हमें शेयर्स दे दो। 100% इन्होंने शेयर्स बाय कर लिए। किसके? उसी कंपनी के, एप्पल कंप्यूटर्स के। तो आप बताइए अब ये क्या अपनी आइडेंटिटी लूज कर देगी या नहीं करेगी? पब्लिक के पास नहीं है, with some individuals all shares are there. In this case this company will be now regarded as a private company. इसको बोलते हैं leveraged buyout, LBO। ऐसे इसके ऊपर डिटेल में 1 घंटा बताऊंगा, अभी बता रहा हूं, अभी और भी बता रहा हूं। पहले आप इसको लिखेंगे, 1 मिनट लिखेंगे, फिर मैं आपकी बात सुनूंगा। आप में से कुछ बच्चे अगर कहना चाहेंगे तो मैं सुनूंगा उनकी बात। लिखिए वेस इन विच, ऐसे लिखिए वेस इन विच पब्लिक कंपनी विल बी कन्वर्टेड टू प्राइवेट कंपनी। सब बच्चे लिख रहे हैं। देखिए स्क्वायर में ना एक पॉइंट नहीं दिया हुआ, इसलिए आपको लिखना चाहिए। सारी बातें करिकुलम में तो है, तो इसलिए मैंने वहां से भी देखा है। देखिए जी, फर्स्ट इज लिवरेज बायआउट, सेकंड इज मैनेजमेंट बायआउट। फर्स्ट इज लिवरेज बायआउट, सेकंड इज मैनेजमेंट बायआउट, थर्ड इज when private company acquires पब्लिक कंपनी। अभी अभी बताया, अगर एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक को एक्वायर करती है। अब एक बच्चा कहता है एक्वायरिंग क्या होता है और एक्वायर्ड क्या होता है? मन्नत आप बताओ भाई, एक्वायर्ड क्या होता है और एक्वायरिंग क्या होता है? एक्वायर्ड एंड एक्वायरिंग, बोलो भाई। इंग्लिश है छोटी सी, आप यूज कीजिए। एक्वायरिंग मतलब जो खरीद रहा है, जिसको खरीदा जा रहा है। एक्वायर्ड का मतलब है जिसको खरीदा जा रहा है। और लास्ट है जी, when one public company purchased by another public company and this public company is unlisted and this public company is listed। देखते कौन सा बच्चा बताएगा ये चारों बातें। मैं चाहता हूं फर्स्टली यू राइट डाउन ऑल दीज 4 वेज। वे 1, फुल फॉर्म क्या है लिखो, लिवरेज्ड बाय आउट। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो सब लिखेंगे मैं भी कैमरा ऑन करके देखूंगा आपका, कल भी देखा था आज भी करूंगा मैं। मैनेजमेंट बाय आउट, मैनेजमेंट बाय आउट, मैनेजमेंट बाय आउट। when private company acquires public company and when one public company when unlisted, ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा और ज्यादा समझ आएगा आपको। मैं अगर इसको यहां भी लिख दूं ऐसे, unlisted listed, this is acquiring, this is acquired। चलिए जी, कौन देखते? शुभम आपको ये बताओ मेरे को कि ये कितने वेज हैं इन विच अ पब्लिक कंपनी कैन बी कन्वर्टेड टू प्राइवेट? खाली नाम बताने शुभम, बोलो।
सर पब्लिक टू प्राइवेट में जाने के लिए सर एक एलबीओ होता है, लेवरेज बाय आउट, एमबीओ होता है, और जब सर व्हेन प्राइवेट कंपनी एक्वायर्ड द पब्लिक कंपनी। और लास्ट वाला कौन सा है? सर लास्ट वाला पब्लिक बाय कर रही है पब्लिक को, लेकिन जो बाय कर रही है वो अनलिस्टेड है। जैसे मैं आपको अभी एग्जांपल देके और बता रहा हूं, आप देखिएगा जी प्लीज, सभी बच्चे देखेंगे। Now this is a public company as per USA. Now this company can become a private company as per USA laws. ये पब्लिक प्राइवेट बन सकती है अगर इस कंपनी के शेयर्स कुछ इन्वेस्टर्स ने बाय किए। इट इज नेम्ड एज लिवरेज बायआउट। इसको बोलते हैं लिवरेज बायआउट, इसको बोलते हैं लिवरेज बायआउट। सर हाँ बोलिए बोलिए। सर लेवरेज बायआउट में सर तो कोई लोन का प्रोसीजर भी होता है क्या सर? हाँ लेवरेज तो मतलब हाँ बिल्कुल। लीवर का मतलब ही लोन, अभी बता रहा हूँ, यही बात बताने जा रहा हूँ। लीवर का मतलब ही लोन, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि इनके पास पूरा सफिशिएंट फंड्स नहीं है ना, तो ये क्या करेंगे, एसेट्स को गिरवी रख देंगे, प्लेज कर देंगे और इसके ऊपर लोन ले लेंगे और इस लोन अमाउंट से इसके शेयर्स खरीद लेंगे। तो दिस ट्रांजैक्शन में आप अपने अपने फंड्स नहीं लगा रहे, आपने उधार में लिए पैसे और आपने उस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, लीवर लिया, बाय कर लिए, उधार में लिए, बाय कर दिए, मतलब आपने अपने एसेट्स या कुछ भी गिरवी में रखकर यू हैव बोरोड दोस फंड्स। नो देयर इज अ ह्यूज रिस्क इन्वॉल्वड इन दैट इफ यू बोरो, because you have to pay fixed interest. But the point is this transaction is named as leverage buyout because you are borrowing, that's why it is named as lever. तो मैंने अभी आपको एलबीओ का मतलब बताया कि एलबीओ का मतलब है कि कुछ शेयर होल्डर्स या कुछ इन्वेस्टर्स या कुछ पब्लिक के लोग जब इसके 100% शेयर्स बाय कर लेते हैं। अच्छा वो बाय कैसे करेंगे? पैसों से। अच्छा वो पैसे कहां से आएंगे? दे हैव बोरोड। आई थिंक आप बात समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं। आप जिया इतना लेट क्यों है बेटे? सर एक्चुअली वो ना मैं बाहर थी तो थोड़ा लेट हो गया उस कारण से। कोई बात नहीं। तो अभी क्या है, कुछ हमने अभी बता दिया है, आप बस नोट करें फिर अभी देखते हैं, है ना। काफी सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, नहीं भी उनको भी बताऊंगा। तो अभी आप सभी के सभी बच्चे क्या करेंगे, आगे चल रहे हैं। लास्ट लर्निंग आउटकम में मैं आ गया हूं। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने बड़ी सारी बातों को डिस्कस करने के लिए जा रहा हूं और मैं फर्स्ट पॉइंट जो डिस्कस करना चाहता हूं वो ये देखिए, स्क्वायर के 2023 के नोट्स या 2024 कुछ भी या 2025, we have seen in the last lecture that what are the learning outcomes which are there. मैं अब लास्ट लर्निंग आउटकम डिस्कस कर रहा हूं। अभी मेरे को लग रहा है वो स्क्वायर की दूसरी बुक मैंने शो कर दी। अभी मैं देखता हूं कौन सी बुक है। बुक नंबर 3 थी, ठीक है। आप लिखिए जी, लास्ट लर्निंग आउटकम है, चैप्टर खत्म है। इसके बाद मैं करिकुलम के क्वेश्चंस कराऊंगा, स्क्वायर के क्वेश्चंस कराने वाला। आप लिखिए लर्निंग आउटकम नंबर सी और उसका नाम है व्हाट आर द सोर्सेस, व्हाट आर द comparison between equity and debt or different financial claims, comparison between different financial claims, अलग अलग फाइनेंशियल क्लेम्स के ऊपर कंपैरिजन है, ठीक है जी। आप सभी इस समय मेरे सामने बैठे हुए हैं और आप बिल्कुल अच्छी तरह से बात को सुन रहे हैं।
Now this point is very important. ये last learning outcome, very testable area. Now there are two sources of fund we have seen in the last lecture. हमने देखा था last lecture में equity plus liability is equal to assets. There are two sources. मैं अभी आपके सामने गूगल में मैंने आपके लिए एक बैलेंस शीट शेयर करनी है. जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस. ये देखिए जी, मैंने कोका कोला के फाइनेंशियल्स आपके सामने रखे 2022 2023. अभी देख लेते हैं अदर हाइलाइट्स. ये कोका कोला के मैंने फाइनेंशियल्स आपके सामने रखे. अभी हम इसकी बैलेंस शीट देखेंगे और उस बैलेंस शीट से वी विल फाइंड आउट दैट देयर आर टू सोर्सेज ऑफ फंड्स. whether it is PepsiCo, whether it is Apple Computers, whether it is Microsoft, whether it is Dabur India, whether it is Fevicol Pidilite, इस दुनिया की किसी भी कॉर्पोरेट एंटिटी को आप देखेंगे, there are two sources of funds. One is equity and second is debt. Now we will see कि इसमें कोका कोला ने कितने पैसे इक्विटी से बोरो किए and how much funds they have taken it from. This is the balance sheet. मैंने बैलेंस शीट में प्रेस कर दिया. ये बैलेंस शीट आ चुकी है आपके सामने. ये देखिए जी, करंट एसेट्स हैं. मैं नीचे आ गया कोका कोला की बैलेंस शीट में, नीचे आ रहा हूं सीधा. आई वांट टू कम हियर. मैं नीचे देख रहा हूं. ये चेक करिए सोर्सेस. ये ऊपर देखिए सर, यहां पर आ रहा है कुछ कॉमन स्टॉक. कितने बच्चों को दिख रहा है? ये कॉमन स्टॉक दिख रहा है? कुछ कॉमन स्टॉक दिख रहा है? ये कॉमन स्टॉक. यस सर. अच्छा, इसका मतलब है कोका कोला ने इक्विटी शेयर इशू किए हुए हैं. उसके बाद नीचे आप देखिए क्या लिखा है, कैपिटल सरप्लस. कैपिटल सरप्लस इसको देखते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस, री इन्वेस्टेड अर्निंग्स. अच्छा नीचे आ जाइए, लिखा हुआ है, आगे देखिए आगे देखिए आगे देखिए. इक्विटी लिखा है, टोटल इक्विटी नहीं बोल रहे. अच्छा अभी आपको बताना है, मैं जिस बच्चे से पूछूंगा है ना, ये नॉन करेंट लायबिलिटीज में आ रहा हूं मैं, एंड आई वांट टू सी कि हाउ मच आर देयर नॉन करेंट लायबिलिटीज. यहां देखिए क्या लिखा है, लॉन्ग टर्म डेट. किसी को दिख रहा है क्या लॉन्ग टर्म डेट? यस सर. क्या लिखा है इसकी डेफिनेशन क्या है? अमाउंट एक्सक्लूडिंग एंड डेट इश्यूएंस कॉस्ट. अंडरराइटर को जो हम देते हैं, दिख रहा क्या है? लॉन्ग टर्म डेट कितना लिया है इन्होंने? $377 million. Other non-current liabilities. It means they have two sources of funds. One is common stock and second is debt. इस दुनिया में अच्छा, they have not issued preferred stock. आप चेक करो, preferred stock इशू नहीं किया इन्होंने, common stock इशू किया हुआ है. ये देखो common stock इशू किया है. ये देखो दिख रहा है common stock. बताओ फेस वैल्यू कितनी है इसकी? फेस वैल्यू कितनी आ रही है? ये देखो फेस वैल्यू $0.25. बहुत बढ़िया. It means how many shares they have issued? 11,200 shares. Authorized है. Issued कितने हैं? 7,040 shares. देखो खाली 7,040 शेयर्स इशू करके कोका कोला अपना काम कर रही है. रीइन्वेस्टेड अर्निंग्स एक्यूमुलेटेड ना. अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ इसी के ऊपर आधारित था. सेकंड पॉइंट जो मैंने आपके लिए निकाला था, अपोलो टायर्स. आई विल बी शोइंग यू अ बैलेंस शीट ऑफ अपोलो टायर्स एंड वी विल सी दैट व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ अपोलो टायर्स. आपको इसको रिलेट करना है, तभी ज्यादा फायदा होगा आपको, तभी जॉब लगेगी लेवल 1 के बाद. इफ यू रिलेटेड विद रियल लाइफ कंपनीज, पास होने के साथ साथ रियलिटी की नॉलेज भी चाहिए. तो आइए, मैं चाहता हूं कि आप पहले एक बात लिख लें और फिर हम आगे चलेंगे. मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने बड़ी प्यारी प्यारी सी बातों को बताने जा रहा हूं. आप सब लिख रहे हैं, आप सब लिख रहे हैं. क्या लिख रहे हैं? लर्निंग आउटकम नंबर 3, कंपैरिजन बिटवीन फाइनेंशियल क्लेम्स. एप्पल कंप्यूटर्स की दो सोर्सेज हैं. बैलेंस शीट मैंने वैसे एप्पल की नहीं दिखाई, कोका कोला की दिखा दी. चलिए मैं यहां लिख रहा हूं कोका कोला, कोका कोला, कोका कोला. कोका कोला की बैलेंस शीट देखी हमने. दिस इज सोर्स नंबर 1, इक्विटी, और ये थी सोर्स नंबर 2, लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी. सोर्स नंबर 1 का नाम है इक्विटी शेयर्स. अमेरिका में बोलते हैं कॉमन स्टॉक.
सोर्स नंबर 2 का नाम है डेट और बॉन्ड्स, कुछ भी कह सकते हैं। आप सब लिख रहे हैं, कमर सीधी करके बैठे हुए हैं, बिल्कुल घर में बैठे हैं, आप बिल्कुल लिख रहे हैं। मैं भी कैमरा ऑन करके जी आपका भी देखने वाला हूं, ठीक है? आप सभी लिख रहे हैं, लिखिए सोर्स नंबर 1। मानसी आप कैसे हैं? Nice, sir. How are you, sir? फाइन। आपने अभी आज से ज्वाइन किया ना, तो अभी लास्ट 3-4 लेक्चर्स जो हो गए मैं आपको बताऊंगा बाद में कैसे करना है उसका। आई विल गिव यू द रिकॉर्डिंग, और कुछ मैं अभी लाइव भी लूंगा, तो आई विल टेलिंग यू। आप बस आज से नोट करिए, कोई टेंशन लेनी नहीं है आपने कि क्या रह गया, सब मैं बता दूं। Okay, sir. या कंपैरिजन बिटवीन इक्विटी एंड डेट। जो भी नए बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं, मेरे को कुछ का नाम भी नहीं पता, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, मैं सब बताऊंगा आपको। अलग बैचेस भी हम बना रहे हैं, तो आप लिखिए LOSC, देयर आर टू सोर्सेस वी वांट टू कंपेयर। तो आप सब में से एक बच्चे से पूछने वाला हूं, देयर आर टू सोर्सेस। सोर्स नंबर 1 इज डेट, सोर्स नंबर 2 इज इक्विटी। आप बताइए जी, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डेट, व्हाट आर द पॉजिटिव्स ऑफ डेट, व्हाट आर द नेगेटिव्स ऑफ डेट, व्हाट आर द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ इक्विटी। अगर एक कंपनी इक्विटी ज्यादा इशू करती है तो क्या प्लस माइनस है? और अगर एक कंपनी डेट करता है, मतलब ज्यादा लोन लेते हैं, दे बोरो मोर, दे इशू मोर बॉन्ड्स, देन व्हाट आर द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स? वी हैव टू सी दीस डिफरेंस बिटवीन दीस टू, एंड वंस वी कंप्लीट विद दिस वी विल बी डायरेक्टली गोइंग टू करिकुलम, और हमारा आंसर आ जाएगा, क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देंगे। तो कौन सा बच्चा शेयर करने वाला है, कौन सा बच्चा बताने वाला है? मानसी आप बताओगे डेट के फीचर्स और इक्विटी के? Yes, sir. प्लीज बताइए। Sir, debt का ऐसे positives ये है कि we get more money to use, then we can easily get the resources, so it is Okay. easy to buy. ठीक है, तो यू हैव टू टेल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, फर्स्टली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू इशूअर्स। आपको पहली बात इशूअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है कि इफ एज अ कंपनी you are a CFA of a company, you are a financial analyst of Apollo Tyres, तो अगर वो कंपनी ज्यादा डेट इशू करती है, और व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डेट? वेरी राइट, आप जो बोल रहे हो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। और कुछ बताओ कि आपको क्या लगता है, डेट अगर ज्यादा इशू करेंगे तो उसके अगेंस्ट में रिटर्न क्या देना पड़ेगा, रिटर्न क्या पे करते So interest देना पड़ेगा ज्यादा. हैं? बहुत बढ़िया, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और इक्विटी के केस में क्या देते हैं आप? Sir, dividend. हाँ, डिविडेंड। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डिविडेंड, वेरी राइट, ठीक है। अच्छा, अब आप ये बताइए कि इंटरेस्ट इज अ डिडक्टेबल एक्सपेंस और नॉट डिडक्टेबल एक्सपेंस? मतलब टैक्स के लिए इट इज डिडक्टेबल और नॉट डिडक्टेबल? Not deductible. अच्छा, और डिविडेंड? Dividend is deductible. अच्छा, आपने वैसे ऑपोजिट बता दिया। इट इज डिडक्टेबल, इट इज डिडक्टेबल बिकॉज इट इज अ एक्सपेंस, इट इज ट्रीटेड एज अ एक्सपेंस, and it is a non-deductible because it is treated as an appropriation. Okay. It is distribution of profits. No worries, no worries, बिल्कुल कोई ऐसी बात ही नहीं है। आप शेयर कर रहे हो, सबसे बड़ी बात है। मैं फिर रिपीट करता हूं जी आप सभी के सामने, इस समय आप क्या कर रहे हैं, इक्विटी और डेट की कंपैरिजन कर रहे हैं। That if I issue equity, then I have to give them in return dividend. Dividend, equity shareholders are the owners. It is not compulsory to pay dividend to the shareholders. Even in America, it is not compulsory because they are the owners. So the amount of dividend which you pay, that is not tax deductible. आपको उसमें टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब एक बच्चा कहते हैं टैक्स का बेनिफिट होता क्या है? मैं आपसे ये कहता हूं, आप अपने कैलकुलेटर पहले बाहर निकाल लें, और मैं छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दिखाता हूं आपको। आपने ये देखना है, दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड दिस इज सेल्स, लेट इट बी $1,000, एंड दिस इज वेरिएबल कॉस्ट, लेट इट बी $600। प्लीज टेल मी हाउ मच इज द प्रॉफिट? इसका प्रॉफिट कितना होगा? $400। इफ द टैक्स रेट इज 30%, तो कितना टैक्स देना पड़ेगा? $120।
इसमें कैलकुलेटर की वैसे जरूरत भी नहीं है, आप देखें ऐसी हो जाएगा। 1000 में से 600 लेस किए, प्रॉफिट आ गया 30%, आई कैलकुलेटेड एंड दैट कम्स टू $120। बोलो हाँ या ना, तो बोलो। Yes, sir. यस यस सर, यस सर। अब सपोज कर रहा हूं मैं इस कंपनी में आई एम डेबिटिंग इंटरेस्ट, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं इंटरेस्ट $100। आप बताइए अगर मैं इस सिनेरियो में आ जाता हूं, इफ आई राइट $100 एज इंटरेस्ट, तो बताइए जी इन दिस सिनेरियो नाउ हाउ मच विल बी द प्रॉफिट? $300। यस सर अब आप बताइए टैक्स कितना होगा? $90। भाई यस सर 30%, 300 का निकालेंगे तो 90 तो आएगा। बोलो। जी सर यस सर, यस Yes, सर। sir. अब आप ये बताओ, आपने एक्चुअली में इंटरेस्ट 100 पे किया या आपने एक्चुअली में इंटरेस्ट 70 पे किया? राहत बताएगा। माय क्वेश्चन इज whether you have no doubt you have actually paid $100 as interest, but the effective cost issuer के हैंड में $100 है या $70 है? क्योंकि आपने 30 का टैक्स कम पे किया, यहाँ पर यहाँ $120 पे किया और $190 पे किया, तो ये 30 का जो सेविंग आ गया मैंने यहाँ लिख दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप एक कॉर्पोरेट एंटिटी हैं, आपने दिए तो 100 ही है, बट आपकी कॉस्ट कितनी पड़ी? $70 या $100? $70 हाँ जी, $70 बहुत बढ़िया। Why 70? My next question to you. Why 70? Why not 100? क्योंकि सर इस बार इंटरेस्ट पे कर दिया था, जिस वजह से हमारे को टैक्स कम देना पड़ा 30 से, तो इस वजह से हमारी कॉस्ट 70 हो गई। आपने इंटरेस्ट पे कर दिया। इंटरेस्ट इज अ डिडक्टेबल एक्सपेंस। इट मींस एज पर इनकम टैक्स, एज पर यूएस फेडरल लॉज, आप इंटरेस्ट को डेबिट कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अच्छा, जब आप डेबिट कर सकते हो तो इट विल बी ट्रीटेड एज ए एक्सपेंस, तो योर टैक्सेबल प्रॉफिट विल डिक्रीज। आपके टैक्सेबल प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएंगे। अच्छा, जब आपके टैक्सेबल प्रॉफिट डिक्रीज होंगे तो आपका टैक्स भी कम आएगा। तो इफेक्टिवली आपने $100 की पेमेंट नहीं की, जो मानसी भी कह रही थी। यू हैव नॉट पेड $100, इफेक्टिव कॉस्ट इज $70। तो आप ये बताइए, क्या ये बात सबको समझ आ रही है दैट इंटरेस्ट इज अ डिडक्टेबल एक्सपेंस? ये बात क्लियर है या नहीं? Yes, sir. And dividend is, it is not a deductible expense because it is a distribution of profits. Dividend is distribution of profits. Dividend is distribution of profits. तो आप सभी लिख रहे हैं, पहले लिखेंगे फिर मैं कुछ और बातें बताऊंगा। आप सभी अच्छे बच्चे हैं, आप मेरी बात मान रहे हैं और आप लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? कंपैरिजन लिख रहे हैं। यहाँ पे एक चार्ट बना रहे हैं, डेट एंड इक्विटी। पहले डेट पूरा लिखेंगे, पहले डेट के पार्ट्स लिखेंगे, पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। खाली कोई भी नहीं बैठेगा, लिखना है, सुनना नहीं है, लिखना है फिर सुनना है। फर्स्ट इज इट इज अ लीगल एंड कॉन्ट्रेक्चुअल क्लेम। मतलब जब आप डेट इशू करते हैं तो उसमें एक प्रिंसिपल का अमाउंट होता है, एक इंटरेस्ट होता है, आप एक एग्रीमेंट एंटर करते हैं, एक डेट होल्डर होता है, एक कंपनी होती है कॉर्पोरेट इशूअर, और उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर होता है। इट इज अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट as per which issuer will pay interest as per this rates, and after this much period issuer will redeem the debentures. क्या किसी ने नाम सुना redemption of debentures? यस सर क्या Yes, मीनिंग sir. होता है, क्या मीनिंग होता है redemption of debentures का? जी आप बताओ, क्या मीनिंग होता है redemption of debentures का? हाँ जी जिया जी, शुभम हाँ बताओ। सर नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी, थोड़ा सा बाइक पास रखो। सर पता नहीं प्रॉपरली। नहीं, जो पता वो बता दो, टेंशन की बात नहीं।
रिडेम्पशन का मतलब ये होता है कि if a company, supposing this is a company, this is the Coca-Cola company, has issued some debentures. तो आफ्टर 5 years, supposingly लाइफ है 5 years की, तो 5 साल के बाद दिस कंपनी हैज टू रिटर्न दैट मनी टू द डिबेंचर होल्डर्स. इसको बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. जब आप बैंक में जाते हो एफडी के लिए, तो एक तो आपको प्रिंसिपल मिलता है और एक क्या मिलता है उसके ऊपर, इंटरेस्ट. प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों मिलते हैं, नहीं मिलते आपको बैंक एफडी में? यस सर. तो बिल्कुल उसी तरह से डिबेंचर्स के केस में आप लिख रहे हैं फर्स्ट फीचर लिख रहे हैं. फर्स्ट फीचर क्या लिखा आपने? इट इज अ लीगल एंड अ कॉन्ट्रेक्चुअल क्लेम बिटवीन प्रिंस एंड यू हैव टू पे प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट. नीचे लिखेंगे लो रिस्क एंड लो रिटर्न. देखते हैं कौन सा बच्चा एक्सप्लेन करता है इसको. लो रिस्क एंड लो रिटर्न. नवे आपने बताना है what is the meaning of low risk and low return in case of debentures. ऊपर लिखा मैंने investors point of view. investors point of view. investors point of view. low risk low return. क्या मतलब समझ आया? सर एक तो हमें हमेशा ये चीज तो पक्का होता है कि हमारे पैसे वापस जरूर आएंगे और हमें टाइम टू टाइम इंटरेस्ट मिलता रहेगा. ये कंपनी की कंपलसरी, उनके ऊपर एक कंपलसरी लेवरेज होती है कि उनको पेमेंट करनी है. वेरी गुड. बहुत ही इसलिए पर हम जितना, जैसे हम कहते हैं, जितना कम रिस्क होगा उतने कम रिटर्न्स होंगे. इसलिए बहुत ही बढ़िया. आप यहाँ पे CFA USA के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप ह्यूज रजिस्ट्रेशन फीस पे करोगे. आप अगर क्लासेस भी लोगे तो क्लासेस की पेमेंट करोगे, फिर एग्जामिनेशन फीस पे करोगे. आपका ह्यूज रिस्क है. लेकिन जब आप CFA बन जाओगे तो रिटर्न भी ह्यूज आएगा. रिस्क का रिटर्न से डायरेक्ट रिलेशनशिप है. तो यहां पर रिस्क कम है क्योंकि इन्वेस्टर को डर नहीं है, बिकॉज उसका जो फंड्स हैं वो सिक्योर्ड है, कोलेटरल है किसी एसेट के अगेंस्ट. इट मींस अगर एक कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाती है, तो सबसे पहले पेमेंट पता है आप किसकी करेंगे? डेट होल्डर्स की. वो भी इक्विटी के चैप्टर में डिस्कस करेंगे. अभी आप लिख दीजिए लो रिस्क एंड लो रिटर्न इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से. क्या सभी ने लिखा? यस सर. अब लिखिए इश्यूअर्स पॉइंट ऑफ व्यू. ये पेपर में आया, क्वेश्चन भी करेंगे. इश्यूअर्स पॉइंट ऑफ व्यू, रिस्क लेवल इज हायर. इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से लो रिस्क है, लो रिटर्न. इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से लो रिस्क है, लो रिटर्न है. इश्यूअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क लेवल इज हायर. मानसी आप बताना चाहेंगे व्हाई रिस्क लेवल इज हायर? यस सर, क्योंकि डेट को रीपे ही करना ही पड़ता है. इंटरेस्ट इज लाइक फिक्स्ड, वी शुड पे. Very good. Very good. Because it is very important for a corporate entity that they have to pay interest whether they are earning profits or not. उनकी अर्निंग है या नहीं है उससे कोई मतलब ही नहीं है. इनको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा. They have to pay. It is a fixed commitment. It is a fixed commitment. Otherwise, debt holders उस कंपनी की लिक्विडेशन तक करा सकते हैं. तो इट मीन्स फॉर इश्यूअर, देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ अभी हम करने वाले हैं. इश्यूअर के लिए रिस्क लेवल इज हायर. इश्यूअर के लिए रिस्क लेवल इज हायर एंड इन्वेस्टर के लिए there is a low risk. There are two schools, there are two point of view which we are thinking. अब मैं आ गया जी इक्विटी के पॉइंट से. इक्विटी रेजिडुअल क्लेम. ये क्या मतलब होता है रेजिडुअल क्लेम? इट इज अ रेजिडुअल क्लेम. आप ये बताओ, हमारे घर में जो हमारी मम्मी है, मेहमान आए खाना खाने के लिए, मम्मी बेचारी सुबह से लेके शाम तक काम करती है, खाना बनाती है, शाही पनीर, छोले भटूरे, सब कुछ बनाया, सब मेहमान आए, खा लिया, सब चले भी गए. जो बच गया वो बेचारी मम्मी खाती है, बिकॉज मम्मी ओनर है. ज्यादा बच गया तो ज्यादा मिलेगा, कम बचा तो कम मिलेगा. आप बताइए, एक लड़के की और लड़की की मैरिज होती है, सब बाराती आते हैं खाना खाने के लिए,
खाना खा के सब चले जाते हैं। आपको मालूम है लास्ट में जिस लड़के की और जिस लड़की की शादी होती है बेचारे वो खाना खाते हैं आखिरी में। ये कितने बच्चों को मालूम है? राहत, जी सर। चाहत, Yes, sir. शुभम, यस सर। आप ये बताइए कि लड़का और लड़की आखिरी में खाना क्यों खाते हैं? मेरा क्वेश्चन आपसे शुभम। जो बच गया वही खाते हैं। रेजिडुअल क्लेम, बचा खुचा, व्हाई दे आर हैविंग बचा खुचा? सर मम्मी पहले ने, तो गेस्ट को ही खिलाते हैं। हाँ जी, पहले गेस्ट को खिलाते हैं, वेरी गुड। पहले लड़के वाले खाना खा लेते हैं, फिर लड़की वालों की तरफ से जो मेहमान आए तो वो खाना खा लेते हैं, फिर बारात, फिर वो बैंड बाजे वाले खाना खा लेते हैं, लास्ट में लड़के को बिठाते हैं, लड़की को बिठाते हैं, वीडियो कैमरे वाला सामने आ जाता है, वो कहता है जी खाना खाइए अब आप, बिकॉज दे आर द रियल ओनर्स। जैसे मैंने मम्मी का एग्जांपल दिया, सिमिलरली इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स। तो उनको क्या मिलेगा? सबकी पेमेंट के बाद। इट मींस इट इज अ रेजिडुअल क्लेम। पहले बताओ ये समझ आ गया रेजिडुअल क्लेम का मीनिंग? यस सर। टू नेट एसेट्स sir. ऑफ द कंपनी। ठीक है, देखो रेजिडुअल क्लेम, देखो अभी भी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, पता नहीं कहां से कितनी कितनी देर बाद आते जा रहे हैं। रेजिडुअल क्लेम टू नेट एसेट्स ऑफ द कंपनी, और नीचे लिखा हाई रिस्क हाई रिटर्न। ये इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जी, सब बच्चे बताएंगे, लिखेंगे पहले, वेरी इंपॉर्टेंट। हाई रिस्क हाई रिटर्न, हाई रिस्क हाई रिटर्न, हाई रिस्क हाई रिटर्न। बताइए जी कौन सा स्टूडेंट बताना चाहेगा? जिया आप बताओगे हाउ इट इज हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न? जिया, कशिका आप बताओ हाउ इट इज हाई रिस्क हाई रिटर्न? चलो मानसी आप बताओ हाउ इट इज हाई रिस्क हाई रिटर्न? तो बिकॉज उनको रेसिडुअल क्लेम मिलने वाला है, तो उनको वैसे ही आखिर में जब भी सबका हो जाएगा देन पैसा मिलेगा, तो ये हाई रिस्क है उनके लिए। तो लेकिन हाई यस, मानसी मैडम इज फ्रॉम नागपुर, तो मानसी मैम कह रही है बिकॉज इनको लास्ट में मिलेगा और सब कुछ इनको मिलने वाला है। भाई एक लड़का लड़की लास्ट में जितना खाना बच गया सारा उनको मिलने वाला है, और नहीं बचा तो लॉस भी उनको होगा। आप ये बताइए कि मैक्सिमम लॉस मैक्सिमम रिस्क किसको होता है? इक्विटी होल्डर्स को, बिकॉज दे आर द रियल ओनर्स। जो घर के मालिक हैं, दे हैव टू बियर हाई रिस्क। किंगफिशर एयरलाइन में विजय माल्या भाग के चला गया, आप मुझे बताइए मैक्सिमम लॉस किसको हुआ? इक्विटी होल्डर्स को। उनके सारे शेयर जीरो हो गए, नेगेटिव में आ गए। लेमैन ब्रदर्स। इट मींस हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न। ठीक है जी, अब मैं आ रहा हूं आपके सामने, जो बच्चों से पूछूंगा वही बच्चा बताएगा जी। क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं मैं, आप सभी आराम से क्वेश्चन को देखेंगे। सर थर्ड पॉइंट नहीं है क्या इसमें? हाँ जी, थर्ड पॉइंट नहीं है सर इसके अंदर इक्विटी में? थर्ड नहीं है। अब मैं आपके लिए यहां पर आ रहा हूं, मैं जिस बच्चे से पूछूंगा वही बच्चा बताएगा, बीच में किसी ने नहीं बोला। ये है जी आपके करिकुलम के क्वेश्चंस हैं, और सीधा मैं आ गया आपके लिए फर्स्ट में। ये करिकुलम के क्वेश्चंस हैं, और इसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। आपको नो डाउट दे विल बी आस्किंग यू एमसीक्यूज, बट स्टिल यू नो दे हैव गिवन फर्स्ट क्वेश्चन। क्या आपको सबको दिख रहा है पहला क्वेश्चन?
करिकुलम का ऊपर लिखा हुआ है कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर एंड ओनरशिप, डिस्कस Yes, sir. द प्रोसेस ऑफ गोइंग पब्लिक टू प्राइवेट। पब्लिक से प्राइवेट जाने के लिए क्या वेज है? कौन सा स्टूडेंट बताएगा कि व्हाट आर द 4 वेज व्हिच वी हैव डिस्कस्ड कि जिससे पब्लिक से हम प्राइवेट में जा सकते हैं? हाउ अ प्राइवेट पब्लिक कंपनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट? चाहत आप बताओगे भाई? So there are 4 ways: leveraged buyout, management buyout, acquiring public, and fourth way is जब public unlisted company public listed company को acquire कर लेती है. बहुत ही बढ़िया। सेकंड क्वेश्चन है डिस्कस द वेज, डिस्कस द वेज इन विच प्राइवेट टू अ पब्लिक, प्राइवेट से पब्लिक बनने के लिए कौन से 4 रास्ते हैं? नवे आप बताओगे प्राइवेट से पब्लिक? Sir, first will be the IPO, that is done with the help of underwriters. Then another one is when the private company is acquired by the public company. Third one is of direct listing, and fourth is special purpose acquisition. अब आपने क्योंकि लिखा है ना तो आप जल्दी रिकलेक्ट कर पा रहे हैं। आप खाली सुनते रहते तो एक तो आपको नींद आ जाती और दूसरा आपके माइंड में भी नहीं जाता है, तो लिखने का कमाल है बस ये सारा। थर्ड क्वेश्चन मैं पूछूंगा मानसी से और कोई नहीं बोलेगा। आइडेंटिफाई, चलो मानसी आप पढ़ो जरा क्या क्वेश्चन थर्ड क्या है, पढ़ना। Identify the true statement about corporation types from among the following. अभी देखिए मानसी ने लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया, आज पहला लेक्चर अटेंड किया है, तो देखते हैं मानसी अपनी कॉमन सेंस यूज करती है या नहीं। दोबारा चलिए ए पार्ट पढ़िए मानसी। Non-profit corporations by definition cannot generate profits. B. Transferring ownership from seller to buyer is more difficult for a private company than for a public company. C. Companies are categorized as public when they have greater than a minimum number of shareholders. ग्रेट ग्रेट। तो अभी हम मानसी को टाइम दे रहे हैं, आप मानसी आराम से सोचो और फिर आपने हमें बताना है। क्वेश्चन दोबारा से पढ़ेंगे सब बच्चे, बोलना किसी ने नहीं है। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट, आपने उसमें से ट्रू स्टेटमेंट ढूंढनी है। पहली स्टेटमेंट तो मुझे लगता है गलत ही है कि प्रॉफिटेबल एंटिटी भी, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन भी कैन अर्न प्रॉफिट्स। वो बात अलग है कि वो विड्रॉ नहीं कर सकते, बट प्रॉफिट तो हो सकता है। पहले बताओ ए पॉइंट सबको समझ आ गया? दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए मानसी अब आपका आंसर क्या है बेटा? आप आराम से सोचेंगे और बताएंगे। बी स्टेटमेंट पढ़िए मानसी। Transferring ownership from seller to buyer is more difficult for a private company than for a public company. ठीक है, so whether this statement is correct or false? No doubt you have not attended that lecture, but still try to answer. Sir, I feel this is true statement. Great, great, you are very right. Because in case of private companies, your objective is long term. Public में short term और long term दोनों होते हैं। Because public में आप shares को sell कर सकते हो easily through stock exchange. But private companies में because shares are given to private placement, तो generally it is difficult one कि भाई आप किसी बायर को ढूंढो और थोड़ा डिफिकल्टी होती है। क्या लगता है बी पॉइंट सबको समझ आ गया करिकुलम का? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे मानसी, आप सी पॉइंट बताओ। Companies are categorized as public when they have greater than a minimum number of shareholders. मतलब अगर किसी के पास 100 शेयर होल्डर्स हैं तो क्या वो पब्लिक बन जाएगी? No, sir. नहीं। नहीं, पब्लिक बनने के लिए मैंने कहा था लिस्टिंग होना कंपलसरी है आपका स्टॉक एक्सचेंज में। कंपनीज आर कैटेगराइज्ड एज पब्लिक। कौन सी कंपनीज पब्लिक बन जाएंगी? व्हाइल दे हैव ग्रेटर देन मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स। मान लेते हैं 50 से ज्यादा है, 50 से ज्यादा प्राइवेट कंपनी के भी 50 से ज्यादा प्राइवेट प्लेसमेंट में हो सकते हैं, बट दिस इज नॉट अ कंडीशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज इट शुड बी लिस्टेड। तो इसलिए बी आंसर करेक्ट है। मैं आ गया मन्नत के पास। मन्नत क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहे हो आप, तेज तेज आवाज में पढ़ो। राहत आप पढ़ो चलो।
Some कौन सर कौन पढ़े? फोर्थ From the corporate issuer's perspective, the risk क्या level लिखा of हुआ है? bond, कॉर्पोरेट इशूअर्स प्रोस्पेक्टिव। ठीक है, पढ़ो जी पढ़ो। the risk level of bond compared to stocks is A part lower, B higher, and C the same. अभी डिस्कस किया 1-2 मिनट पहले। आपको सर जब मैं A part, बता डेट और इक्विटी का डिफरेंस बता रहा था, तब मैंने कहा था इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इश्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बताओ जी क्या आंसर है? सर higher है। बहुत बढ़िया, करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। तो क्या सबको समझ आ गया कि हायर क्यों है? yes sir. ठीक है, क्योंकि ये इश्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा है। अब ये पढ़ना ध्यान से है, वेदर इज आस्किंग फ्रॉम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू और वेदर इज आस्किंग फ्रॉम इश्यूअर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है जी। अब आ गए जी हम फिफ्थ में। शुभम आपने बताना है ट्रू और फॉल्स। पढ़ो क्वेश्चन को। Bondholders can become shareholders through non-market based means. Justify your answer. ट्रू है। ट्रू तो आंसर तो ठीक है, लेकिन ट्रू क्यों है? ट्रू तो ठीक बोला आपने। Yes, वैसे sir. ये बात मैंने अभी एक्सप्लेन भी कर दी, लेकिन फिर भी स्टिल सोचो आप कि ऐसा ऐसा व्हाई दिस इज ट्रू। सर मोर नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं। अच्छा, और नवे आप बताना चाहोगे व्हाई इट इज ट्रू? सर मैं नॉन मार्केट बेस का मतलब नहीं समझ आया। ठीक है, अभी वैसे मार्केट बेस मैंने बताया भी, इक्विटी में डिस्कस करेंगे। आप ऐसी नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे बता दो कि क्या इसका आपको ट्रू क्यों दिख रहा है। आंसर ट्रू तो ठीक है, कुछ आइडिया लगाना तो बता, नहीं कुछ घबराने की बात नहीं। अभी ये पॉइंट बताना है मैंने। अब देखिए जी, आपने फर्स्ट स्टडी इस समय कंप्लीट कर ली है, मैंने फर्स्ट स्टडी बता दी है, एक चैप्टर खत्म कर लिया है। अब आ जाइए आप, अभी इसका मैं मतलब बताऊंगा। 1 मिनट रुकिए, आप यहां पर आइए। अब लिखिए जी, आई थिंक हमने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था, ये डायग्राम प्रिपेयर किया था, दैट हु आर कॉर्पोरेट इशूअर्स, बिकॉज वी हैव स्टार्टेड विद द चैप्टर नेम्ड एज कॉर्पोरेट इशूअर्स। तो मैंने सबसे पहले डिस्कस किया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटी। फिर उसके बाद मैंने बताया था देयर आर 3 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ये हम कर चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अभी नहीं कर रहे। थर्ड है कॉर्पोरेट डिसीजंस, अभी हम ये थर्ड स्टार्ट करने वाले हैं। That is, what are the different types of corporate decisions which are being taken by a corporate entity? तो मैंने यहाँ पे लिखा है there are 2 types of decisions. तो यहाँ पे ऊपर आप लिखेंगे अपने क्वेश्चन 3, what are different types of corporate decisions? What are different types of corporate decisions? तो इसकी ब्रांचेस बना रहे। There are 2 decisions. One is investment decisions. सब बना रहा है जी। अभी मैं आपके कैमरा ऑन करके चेक करवाऊंगा कि आप लिख रहे हैं जी। फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, सेकंड इज फाइनेंसिंग डिसीजंस, अपोलो टायर्स एक कॉर्पोरेट एंटिटी है, 2 डिसीजंस लेती है कि हाउ मच फंड्स दे रिक्वायर, कितने पैसे चाहिए, उसके लिए दे टेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन, and from where those funds can be procured, financial decisions. इन्वेस्टमेंट के 2 पार्ट लिख लीजिए, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है वर्किंग कैपिटल, जो हमें डिस्कस करना है, वर्किंग कैपिटल। एंड लॉन्ग टर्म का मतलब होता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एक ही बात है।
It means they require funds for two reasons. I require funds for two reasons. एक तो आपको कार खरीदनी है, you want to buy a car, and second is you want to run this car, तो पेट्रोल के पैसे भी चाहिए, अभी देख रहे हैं. It means I require funds for two reasons. One is short term revenue, and the second is long term, that is capital. आप मेरी बात सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं? आप चुपचाप बैठे हुए हैं, हाँ या ना बोलिए. Yes, sir. Yes sir, yes sir. तो ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 उस चार्ट का है. What are different corporate decisions? मैंने डिवाइड किया इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल. इन्वेस्टमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जो आपको करना है अलग अलग चैप्टर्स में इन कॉर्पोरेट इशूअर्स. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. आप रेगुलरली आप ये बताइए, फॉर अ टी वेंडर, सब बच्चे सुनेंगे, मैं एक बच्चे से पूछने वाला हूं. फॉर अ टी वेंडर, चाय बेचने वाले के लिए, फॉर अ टी वेंडर, फॉर अ टी वेंडर, what will be his short term investment decision and what will be his long term investment decision? मतलब उसको कितने पैसे चाहिए वर्किंग कैपिटल के लिए और कितने पैसे चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, and you have to give me the examples that what will be his capital expenditures and what will be his working capital. सोचेंगे, चाय बेचने वाला टी वेंडर, अनुराग, आकाश, पूर्वी, कशिका, जिया, आपने आंसर नहीं दिया, प्लीज बोलिए. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. फैंसी आप बताओ, एक टी वेंडर जो नागपुर में है उसके शॉर्ट टर्म डिसीजंस क्या होंगे मानसी? सर जो रोज लगता रहेगा, जैसे कि ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स है, मिल्क एंड शुगर एंड द यूजफुल आइटम, मतलब जो ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स है. वेरी गुड, वेरी गुड. इट मींस मिल्क, शुगर, टी लीफ, जो भी वो लेगा रेगुलरली, which he has to purchase it again and again. Yes. Regular, recurring in nature. That funds which are required are named as short term. Okay. Long term क्या होगा मानसी? तो मोस्टली गैस स्टोव वगैरह जो मतलब फॉर अ पर्टिकुलर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चलेगा. Very right. Utensils, है ना? यूटेंसिल्स, यस सर. Very right. और उसके लिए शॉप जो भी है फर्नीचर उसका, that is all long term. यस सर. It means he require funds for two reasons. आप सब भी और मैं भी, he require funds for two reasons. One is short term reason and second is long term reason. हमें दो रीजंस के लिए पैसे चाहिए होते हैं, एक लॉन्ग टर्म और दूसरा शॉर्ट टर्म. तो आज हम लेक्चर में यही बात करने वाले हैं that we require funds for two reasons. Investment, there are two reasons. One is short term and second is long term. शॉर्ट टर्म के नीचे लिखा वर्किंग कैपिटल, लॉन्ग टर्म के नीचे लिखिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट. ये सेपरेट चैप्टर्स हैं जो डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट इज वो पैसे आएंगे कहां से, फ्रॉम वेयर वी कैन प्रोक्योर, दैट इज फाइनेंशियल डिसीजंस. फ्रॉम वेयर वी कैन प्रोक्योर फंड्स, फाइनेंसिंग डिसीजंस. इसमें एक चैप्टर हम करने वाले हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, अलग से एक चैप्टर है. कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक सेपरेट चैप्टर है हमारे CFA लेवल 1 में. एंड वी हैव अ डिफरेंट चैप्टर नेम्ड एज लिवरेजेस. इट मींस वी विल बी डूइंग 5 चैप्टर्स. ये देखो जी 5 चैप्टर्स आपके सामने हैं और इनका रिलेशनशिप मैंने बना के दिखा दिया. वर्किंग कैपिटल एक चैप्टर है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक दूसरा चैप्टर है, कैपिटल स्ट्रक्चर थर्ड चैप्टर है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल फोर्थ चैप्टर है, लिवरेजेस फिफ्थ चैप्टर है. इट मींस देयर आर 8 चैप्टर्स इन दिस सब्जेक्ट. कॉर्पोरेट इशूअर्स में 8 चैप्टर्स है. एक तो कंप्लीट भी कर लिया हमने, बिजनेस स्ट्रक्चर वाला. 5 चैप्टर्स ये वाले हैं जो कॉर्पोरेट डिसीजंस की बात करते हैं. इसमें पहला चैप्टर मैं शुरू भी करने वाला हूं वर्किंग कैपिटल का, जिसका आंसर अभी मानसी ने दे भी दिया. तो आप लिखिए वर्किंग कैपिटल.
सब बच्चे लिख रहे हैं वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। देखिए लिखेंगे ना तो ज्यादा बातें समझ आएंगी। मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने इतने सारे कोर्सेज किए, इसके पीछे जीत की बात यही है, राज की बात, कि मैं लिख लिख के करता था। तो लिखिए जी, फर्स्ट पार्ट वर्किंग कैपिटल, कैपिटल और फंड्स रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फॉर डे टू डे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फॉर डे टू डे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जो रोजमर्रा के काम के लिए पैसे चाहिए। आप रोज सुबह घर से निकलते हो, अपनी पॉकेट, अपना पेटीएम बैलेंस, भीम ऐप, मोबाइल ऐप चेक करते हो, तभी घर से निकलते हो। इट मींस द फंड्स व्हिच यू रिक्वायर फॉर डे टू डे एक्टिविटीज, दैट इज नेम्ड एज वर्किंग कैपिटल, और द कैपिटल व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर वर्किंग पर्पस, or the capital which is required for operating activities, because there are three activities: operating, investing and financial, that is named as working capital. आगे लिखेंगे। अच्छा आप लिख रहे हो या बस सो गए सारे भैया? हाँ जी, देखो कोई बोल ही नहीं रहा। लिख रहे हैं सर। लिख रहे हैं सर। यस सर। हाँ ठीक है। वर्किंग कैपिटल कैन बी ऑफ टू टाइप्स: ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस एंड नेट, ग्रॉस एंड नेट, ग्रॉस एंड नेट, ग्रॉस एंड नेट। ग्रॉस में लिख रहे हैं। अच्छा ग्रॉस क्या होता है? लिखो, टोटल ऑफ करंट एसेट्स, टोटल ऑफ करंट एसेट्स इज ग्रॉस, टोटल ऑफ करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज नेट वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स का टोटल कर दें तो करंट एसेट्स बोलते हैं और ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। And if I say current assets minus current liabilities, this is net working capital. Next point is current assets. कौन सा बच्चा बताएगा what is the meaning of current assets and what is the meaning of current liabilities? चाहत आप बताओ भाई, current assets कौन से होते हैं और current liabilities कौन सी होती है? सर करंट एसेट्स मतलब जो अभी हमारे यूजफुल एसेट्स हैं। अच्छा और कुछ बताना चाहेंगे? Those assets which can be converted into cash within 12 months. लिखिए, जो assets कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे 12 महीने में, because our accounting period is of 12 months, those are named as current assets. करंट एसेट के एग्जांपल लिखिए, क्या क्या होता है बताइए? कैश, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंटरी, इन्वेंटरी, बैंक बैलेंस। लिखो जी चारों एग्जांपल। कैश, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ऐसा लिख लीजिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अकाउंट रिसीवेबल डेटर्स, इन्वेंटरी स्टॉक, बैंक बैलेंस। ये चार आइटम्स हैं करंट एसेट्स की। Those which can be converted into cash within 12 months. Liabilities लिखिए, those liabilities which can be paid within 12 months, जिनको 12 महीने में पे करना है, are named as current liabilities. Named as current liabilities. एग्जाम्पल बताइए। शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन। और बताइए? अकाउंट्स पेबल। और बताइए? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एटसेट्रा।
short term loans, accounts payable, outstanding expenses, etc. भैया लिख रहे हो या नहीं लिख रहे? लिख रहे हैं सर। लिख रहे हैं सर। बहुत बढ़िया। अब लिखिए जी लास्ट पॉइंट आज के लेक्चर का, डी पॉइंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के दो पार्ट्स हैं, वन इज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट या वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन, एंड सेकंड इज वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग। अभी बताऊंगा दोनों पार्ट्स क्या हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग, इसके ऊपर बड़े अच्छा मैंने एक लेक्चर भी, बड़े 3-4 लेक्चर्स भी अपलोड किए हुए हैं स्पेसिफिकली ऑन दिस, मौका लगा तो देखना। वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन प्लस वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग, इट मीन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के दो पार्ट्स हैं। एक है हाउ मच वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड, हाउ मच वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। सेकंड है फ्रॉम वेयर वर्किंग कैपिटल कैन बी फाइनेंस्ड। पहला है कितने वर्किंग कैपिटल चाहिए, दूसरा है वो पैसे कहां से आ सकते हैं। मैं फिर रिपीट करता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये टेस्टेबल एरिया में आएगा, डी पॉइंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज एस्टिमेशन प्लस फाइनेंसिंग। एस्टिमेशन का मतलब है हाउ मच फंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर वर्किंग कैपिटल, और फाइनेंसिंग का मतलब है फ्रॉम वेयर वी कैन गेट दिस फंड्स, how much working capital is required and from where working capital can be financed. क्या आप मेरे साथ हैं या आप चले गए? यस सर। Yes, sir. तो फर्स्ट स्टेप इज आई वांट टू फाइंड आउट हाउ मच इज द वर्किंग कैपिटल आई रिक्वायर। देखो मेन पॉइंट ये है कि मैं किस तरह से रिलेशनशिप लेकर आ रहा हूं, वो आपको रिलेट करना है तो ज्यादा समझ आएगा। स्टेप नंबर 2 इज फ्रॉम वेयर आई कैन अरेंज द फंड्स। तो मैं अभी ये बता रहा हूं हाउ मच वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। What are the factors which affect the working capital? लिखिए जी। First is factors affecting requirement of working capital. Factors affecting requirement of working capital. काफी सारे हैं, मैं जो इंपॉर्टेंट है पहले उनको डिस्कस करूंगा। Seasonality of operations. Seasonality of operations. Management philosophy.
ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल। देखो ये तो लाइव चल रही है, आपको रिकॉर्डेड भी मिलेंगे, है ना, जो मैंने रिकॉर्डेड रूम में किए उसमें उसको भी साथ साथ देखोगे तो और भी बड़े सारे जल्दी जल्दी कंसेप्ट क्लियर होंगे। आई हैव गिवन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स इन दोज लेक्चर्स, तो उसके बाद आपको ज्यादा एक अंडरस्टैंडिंग और आ जाएगी। तो अभी नेक्स्ट लिख रहे हैं डी पॉइंट, डी पॉइंट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट। अभी बड़े सारे हैं, अभी हम जस्ट पहले एक्सप्लेन कर रहे हैं जो करिकुलम में और जो विच आर गिवन इन द स्क्वायर। नाउ प्लीज टेल मी हाउ दिस फैक्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर वर्किंग कैपिटल, सीजनैलिटी ऑफ ऑपरेशंस। राहत आप बताओ भाई साहब, बड़े देर से बोला नहीं कुछ आपने। सीजनैलिटी ऑफ ऑपरेशंस वर्किंग कैपिटल को कैसे अफेक्ट करता है, कोई रियल लाइफ एग्जांपल लेके बताओ। सर अगर हम टी वेंडर के लिए देखें तो टी ज्यादातर विंटर में पी जाती है रेदर देन समर, तो सीजनैलिटी ऑफ ऑपरेशन वहीं पे आ गया, मतलब समर में कम होगा और विंटर में ज्यादा होगा। इट मीन उसको उसको विंटर्स में ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी सर। तो जैसे हमारे दोस्त ने बड़ा प्यारा सा एग्जांपल दिया टी विंटर का, जैसे मोंटे कार्लो, जैसे जैसे दिवाली आती है तो हल्दीराम भुजिया वाला, जैसे कोका कोला। आप बताइए कोका कोला की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट समर्स में ज्यादा होती होगी या विंटर्स में ज्यादा होती होगी? समर्स में। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, यहाँ लिख लें कोका कोला। अब मैं आ गया जी नीचे, मैनेजमेंट फिलॉसफी, मैनेजमेंट फिलॉसफी। नवे बताएगा कि मैनेजमेंट फिलॉसफी का मतलब क्या समझ आ रहा है उसको, मतलब मैनेजमेंट का थॉट प्रोसेस। हाँ बोलो। इसमें ये है कि मैनेजमेंट किस पे ज्यादा फोकस करना चाहता है, प्रोडक्ट पे या फिर जैसे उसके मेन अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी पे करना है तो उसके अकॉर्डिंग काम करें। अच्छा, थोड़ा सा माइक पीछे रखो, आपकी आवाज ना थोड़ी इको ले रही है, थोड़ा पीछे रखो फिर बोलो। मैनेजमेंट फिलॉसफी पहले ठीक आ रही थी, अभी थोड़ा सा। मैनेजमेंट थॉट दोबारा बताओ प्लीज, एक बार दोबारा से। मेन ये है जैसे वो अभी मेन प्रोडक्ट की क्वालिटी पे फोकस करना चाहता है तो उसके अच्छा अकॉर्डिंग कैपिटल लगाए। अच्छा ठीक है। वैसे आपको बता दूं मैनेजमेंट फिलॉसफी कुछ अलग चीज होती है, एक बार सुनेंगे सभी बच्चे सुनेंगे। मैं आपके सामने आई एम गिविंग यू टू एग्जांपल्स, जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस। वन इज रतन टाटा, यू हैव सीन, यू मस्ट हैव सीन, टीवी में देखा होगा रतन टाटा को। और एक है मुकेश अंबानी, वन इज रतन टाटा एंड सेकंड इज मुकेश अंबानी। Supposedly, Ratan Tata is has an attitude of low risk. वो कहते हैं जी रिस्क कम होना चाहिए, बट मुकेश अंबानी कहता है रिस्क शुड बी हाई, देयर शुड बी हाई रिस्क। अब ध्यान से सुनना जो मैं कहने जा रहा हूं। सपोज कर रहे हैं नॉर्मल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज $5 लाख। नॉर्मल वर्किंग कैपिटल है 5 लाख की। If you are working as a CFA in Tata Motors, अगर आप टाटा मोटर्स के CFA हो और टाटा मोटर्स की फिलॉसफी है लो रिस्क लेने की, आप बताइए आपको वर्किंग कैपिटल, पहला क्वेश्चन, 5 लाख ही चाहिए होगी? अभी आंसर नहीं देना। 5 से ज्यादा चाहिए होगी, लेट इट बी 6 लाख, एंड 5 से कम चाहिए होगी, लेट इट बी 4,50,000। 3 आंसर दे दिए मैं, 3 ऑप्शन दे दिए। क्वेश्चन समझ आया सभी को? यस सर। ठीक है, तो राहत आप बताओ भाई साहब, आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए? मैंने जो एग्जांपल लिखा, इफ यू आर अ लो रिस्क, इफ योर थॉट इज लो, इफ योर मैनेजमेंट फिलॉसफी इज दैट यू आर नॉट रेडी टू बी अ हाई रिस्क, तो इस एग्जांपल में आप बताइए आपका वर्किंग कैपिटल कितना होगा? 5 होगा, 6 होगा या 450 होगा? सर 5 लाख होना चाहिए। अच्छा 5 तो नॉर्मल है, इसका मतलब आपकी फिलॉसफी मॉडरेट होगी। इफ यू आर मॉडरेट फिलॉसफी
तो 5 लाख होगा। बट अगर लो तो रिस्क सर होगा, मैंने कहा अगर आपका फिलॉसफी लो रिस्क की है तो फिर कितना होगा? सर लो के अकॉर्डिंग तो फिर 4,000 वो 4,50,000 होना नहीं, चाहिए। गलत है आंसर। आप सोचिए कि अगर आपको चाहिए पैसे कितने, आप हिल स्टेशन जा रहे हैं घूमने, आप हिल स्टेशन जा रहे हैं, आपको पैसों की रिक्वायरमेंट है 5 लाख की, और आप लो रिस्क लेते हैं, आप घर से पैसे 5 लाख लेके चलोगे, 5 लाख से ज्यादा लेके तो चलोगे, 6 लाख या लेके 5 लाख चलूंगा। से कम लेके चलोगे, ये पूछ रहा हूं मैं। ओके सर, 6 लाख लेके चलूंगा, मतलब रिस्क नहीं लेते। दिस इज द करेक्ट आंसर। 6 लाख आपका करेक्ट आंसर है, बिकॉज तभी आपको लो रिस्क बियर करोगे। दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। 6 लाख, 6 lakhs इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सपोज करते हैं हाई रिस्क लेना है, तो मानसी बताएगी। मानसी, अगर मुझे हाई रिस्क लेना है, आप बताओ, मेरी रिक्वायरमेंट वर्किंग कैपिटल की 5 होगी, 6 होगी, या 450 होगी? 4,50,000। बिकॉज 450 होगा तभी तो रिस्क ले रहे हो आप। इट मीन्स आपकी मैनेजमेंट की जो फिलॉसफी है, क्या वो अफेक्ट करती है आपके थॉट्स को, आपकी वर्किंग कैपिटल को, या नहीं करती है? बताओ। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा, रिलायंस जियो वर्सेस टाटा मोटर्स। आप लिख लो, याद आ जाएगा उस दिन जब आप रिवाइज करोगे। नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग साइकिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस लास्ट यही पॉइंट बता के छोड़ दीजिए। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब लिखिए जी। पहले ऑपरेटिंग साइकिल मींस time period required, time period required from converting cash, from converting cash to cash। एक बच्चों को नींद आ रही थी, मैंने जैसे ही बोला कैश टू कैश, वो कहने लगा पता नहीं क्या बोल गया। कैश टू कैश, कैश टू कैश, it is equal to symbolically R plus W plus F plus D minus C। देखते हैं कौन सा बच्चा बताता है किसी में दम बाजू में तो बताएगा वो बच्चा। ये क्या लिखा मैंने सिंबल्स, O is equal to R plus W plus F plus D minus C। पहले तो कौन सा बच्चा बताएगा ये मतलब क्या समझ आया इसको ऑपरेटिंग साइकिल का? कौन सा स्टूडेंट बताएगा ऑपरेटिंग साइकिल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल? सर जितना पैसा घूमता है एक टर्न अराउंड में, उसको ऑपरेटिंग साइकिल बोलते, जल्दी से जल्दी वो बनाता है। गुड 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 गुड। जैसे आपने CFA ज्वाइन किया टुडे एंड यू हैव इन्वेस्टेड मनी, आपने अपना एग्जामिनेशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, एजुकेशन फीस, एंड आफ्टर 2 years यू हैव स्टार्टेड वर्किंग। इट मींस आज आपने पैसे इन्वेस्ट किए, आपको 2 साल के बाद पैसे की रिकवरी हो रही है। इट मींस ऑपरेटिंग साइकिल 2 years का है। सपोज करते हैं अपोलो टायर्स, इतनी नॉलेज नहीं आप मुझे बताएं, अपोलो टायर्स, अपोलो टायर्स का वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग साइकिल और कोका कोला का ऑपरेटिंग साइकिल, लेट इट बी 3 months एंड लेट इट बी 2 months। मैंने कहा जस्ट इतनी नॉलेज से बताओ मुझे, ऑपरेटिंग साइकिल इज 3 months एंड 2 months। इट मीन्स कैश टू कैश इनका 3 महीने में हो जाता है, इनका 2 महीने में आ जाता है। बताइए जी वर्किंग कैपिटल किसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी और किसकी कम रिक्वायरमेंट होगी? प्लीज टेल मी। सर अपोलो की ज्यादा होगी। अपोलो की ज्यादा क्यों होगी ये बताइए। सर ज्यादा टाइम पीरियड है 3 months के लिए, तो ज्यादा लेबर चाहिए, सब कुछ ज्यादा चाहिए, मतलब बहुत कैपिटल। बढ़िया, ठीक है, आंसर बिल्कुल ठीक बोला आपने और एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप, बहुत बढ़िया।
इट मीन्स, वैसे आप पहले इसको लिख लो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। क्या आप सभी ने सिंबॉलिकली लिख दिया R प्लस W प्लस F प्लस D माइनस C? यस सर। इसको लिखिए जी, O का मीनिंग है ऑपरेटिंग साइकिल, फुल फॉर्म लिख लीजिए। R का मीनिंग लिख लीजिए, R का मीनिंग है जी रॉ मटेरियल स्टेज, अभी एक्सप्लेन करता हूं, या रॉ मटेरियल साइकिल। work in progress. वेरी राइट। W का मीनिंग लिखिए वर्क इन प्रोग्रेस स्टेज और वर्क इन प्रोग्रेस साइकिल। F का मीनिंग लिखिए फिनिश, फिनिश गुड्स। बहुत ही अच्छी बात है, मानसी देखो कितना बढ़िया बता रही है, फिनिश गुड्स। D डेटर्स और अकाउंट रिसीवेबल्स, जैसे हम बोलेंगे इसको अमेरिका में अकाउंट रिसीवेबल स्टेज, अभी देखेंगे इसका मीनिंग क्या है। और लास्ट है C क्रेडिटर्स, और अमेरिका में हम बोलेंगे अकाउंट्स पेबल स्टेज। अब आपको होमवर्क यही है, आपको स्क्वेजर है तब और करिकुलम है तो वहां से यू हैव टू सी कि मैंने आज जो डिस्कस किया वर्किंग कैपिटल में, इसके ऊपर थोड़ा सा पढ़कर आना है आपने। यू नो दिस इज द होमवर्क दैट व्हाट आई मीन बाय वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, एस्टिमेशन एंड फाइनेंसिंग। ये आपको मिलेगा वर्किंग कैपिटल एंड लिक्विडिटी, अलग से एक चैप्टर है, हम वो चैप्टर इस समय शुरू कर चुके हैं। इट इज अ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इट इज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, it is working capital as a short term decision। तो आपको होमवर्क यही है कि पूरे वर्किंग कैपिटल को अच्छी तरह से इसकी स्टडी को रीड करना है स्क्वाइजर से। क्वेश्चंस मैंने पहले चैप्टर के करा भी दिए, बस आपका होमवर्क यही है। प्लस अगर आप थोड़ी सी और नॉलेज गैदर करना चाहें तो CFA लेवल 1 के लिए आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड वर्किंग कैपिटल के ऊपर कॉर्पोरेट फाइनेंस के कुछ लेक्चर्स मैंने CFA लेवल 1 के अपलोड किए। तो आप अगर वो लेक्चर्स भी देख लें तो मैं समझता हूं मजा आ जाएगा कंसेप्ट क्लैरिटी में, अच्छा लगेगा आपको। देखिए अगर हम लिखेंगे नहीं और जस्ट सुनेंगे तो नो डाउट सिलेबस थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, बट आपको समझ नहीं आएगा। मेरी बात आप एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? Yes, sir. यस सर।